अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली लॉग एट टेस्ट कंडक्ट की गई एचईसी के थ्रू 31 मार्च 2024 में। स्टूडेंट्स ने ये रिव्यूज़ दिए कि ये टेस्ट बहुत ही टफेस्ट टेस्ट थी। मेरी नज़र में लॉग एट टेस्ट बहुत ही ईजीएस्ट टेस्ट है। उसका रीज़न ये कि अगर आप लॉग एट के लिए बैरेक्स को अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि डेफिनेट सी बात है, आप बैरेक्स को समझ कर गए हैं, बैरेक्स को वर्ड बाय वर्ड पढ़ कर गए हैं, तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि टेस्ट बहुत मुश्किल था, ये टेस्ट ईजी था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो ये कहते हैं कि सर टेस्ट तो इजी था लेकिन हम देने में नाकाम गए। टेस्ट इजी हो मुश्किल हो, आपके लिए टेस्ट हमेशा इजीएस्ट होना चाहिए, बिकॉज आपने 5 इयर्स एलएलबी पढ़ के किए। सेकेंडली, आप जब बैरेक्स को पढ़ रहे हैं तो बैरेक्स पर आपकी अच्छे से अच्छी कमांड हो। अब हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉग एट गोल्डन ग्रुप के नाम से। और इस गोल्डन ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट इन हो सकता है कि जिसकी एटलीस्ट 2, 4, 5 अटैम्प्ट्स हो चुकी हों, और जिसकी लास्ट अटैम्प्ट है उसको भी मैं इस ग्रुप के अंदर इन नहीं कर सकता। क्योंकि एट दी एंड अगर कोई स्टूडेंट रह जाता है तो फिर लास्ट में वो यही कहता है कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इस वजह से हम पास नहीं हुए। तो इस वजह से ये ब्लेम मैं खुद पर नहीं ले सकता। सो डेट्स वाई लास्ट अटैम्प्ट वाला कैंडिडेट भी मैं जो है इस ग्रुप में इन नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिसकी 2 अटैम्प्ट्स, 3 अटैम्प्ट्स, 4 अटैम्प्ट्स, 5 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, तो उनको मैं इस ग्रुप में ऐड करूँगा। ये ग्रुप जो है हमारा चलेगा नियर अबाउट कोई 3 to 4 मंथ्स तक, और इसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी आपकी 3 अप्रैल से, और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, और एवरी मंडे को आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है। सेकेंडली ये कि मेरी एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक मैंने किसी किस्म के कोई नोट्स नहीं लिखे, अभी तक मैंने किसी किस्म की कोई गाइड पब्लिश नहीं की, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि लॉग एट इज़ ऑल अबाउट बेयर एक्ट्स। अगर आप लॉग एट में कामयाबी चाहते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी की गाइड परचेस करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के नोट्स, किसी के स्मार्ट नोट्स या कुछ एमसीक्यूज़ परचेस करने की, एमसीक्यूज़ को रटने की। सिर्फ और सिर्फ बैरेक्स पर कमांड रखें। जितना ज़्यादा बैरेक्ट पर फोकस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लॉग एट क्रैक कर जाएं। अदरवाइज फिर किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम लॉग एट पास नहीं कर पाए। डेफिनेट सी बात है, जब भी एग्जामिनर एचईसी टेस्ट कहाँ से जनरेट कर रहा है? एचईसी टेस्ट जनरेट कर रहा है आपका बैरेक्ट से। आप किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? आप मूव कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। आप चले गए किसकी तरफ? 700 एमसीक्यूज़ की तरफ। आप चले गए किसकी तरफ? 200 एमसीक्यूज़ की तरफ। डेफिनेट सी बात है, आप उसमें कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने असल जो उसका सिलेबस है उसको छोड़ दिया। सिलेबस क्या था? सिलेबस डेफिनेट सी बात है बैरेक्ट्स था। आपने बैरेक्ट्स को छोड़ दिया। आपने कहा कि प्रीवियस एमसीक्यूज़ रट लें, कुछ हमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाए, हम उसको देख लें तो हम पास कर जाएंगे। लेकिन हरगिज़ आपने ऐसा नहीं करना। आपने बैरेक्स पर कमांड हासिल करनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बार आपने बैरेक्स पर फोकस करना है। अब जो हमारे गोल्डन ग्रुप है, गोल्डन बैच है, इस बैच के अंदर हमने एक सब्जेक्ट को एक बार नहीं पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी क्यूएसओ स्टार्ट किया। आज हमारी क्यूएसओ की फर्स्ट क्लास है, तो क्यूएसओ आज हम स्टार्ट करेंगे। क्यूएसओ एंड करने के बाद जैसे ही हम जो है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ जो है नियर अबाउट कोई 10th सब्जेक्ट कवर कर जाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम जो है दोबारा से क्यूएसओ रिवाइज करेंगे, दोबारा से सीपीसी पढ़ेंगे, दोबारा से लीगल एथिक्स पढ़ेंगे, दोबारा से सारे के सारे सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करेंगे। फिर थर्ड टाइम भी हम उसको गो थ्रू करेंगे। थर्ड टाइम किस लिए गो थ्रू करें? जब हम क्रैश कोर्स, यानी कि आपका 10 डेज का जो क्रैश कोर्स होता है, जब लॉग एट अनाउंस हो जाती है, अनाउंस होने के बाद फिर हम दोबारा से इन सब्जेक्ट्स को रिवीजन पे ले आएंगे। और फिर लास्ट के अंदर हमारे जो है 2 डेज की एक क्लास होती है, जो कि नियर अबाउट कोई आपकी 8 आवर्स की क्लास बनेगी। ये भी इंशाल्लाह इस बार हम जो है कंडक्ट करने जा रहे हैं। और फिर लास्ट डे पे आपका क्या होगा? आपका एक जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट देने के बाद मेरी नज़र में स्टूडेंट कोई भी कैंडिडेट हो, वो इतना परफेक्ट तैयार हो जाएगा कि 100 आउट ऑफ 70 to 80 स्कोर कर जाए। अब सेकेंड स्ट्रेटेजी ये है कि लॉग एट में कितने एमसीक्यूज़ हैं, लॉग एट में कितने
क्या सिलेबस इसका, अगर आप इसके सिलेबस को काउंट करें तो नियर अबाउट कोई 700 आर्टिकल्स या 700 सेक्शंस बन जाते हैं। अब ये 700 आर्टिकल्स 700 सेक्शंस को किस तरीके से मेमोराइज़ किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, ये हम डेली बेसिस पे जब हम उसको रिवाइज करते चलेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपको ये चीज़ें कलेक्ट होती रहेंगी, आपको चीज़ें मेमोराइज होती रहेंगी। अब हमने करना क्या है, आज हमने क्यूएसओ स्टार्ट करना है। आज हमने क्या स्टार्ट करना है, आज हमने फॉर सपोज के क्यूएसओ स्टार्ट करना है। अब क्यूएसओ के अंदर, क्यूएसओ की तरफ जाने से पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर क्यूएसओ है, सीपीसी है, लीगल एथिक्स है, और लीगल एथिक्स के अलावा आपका क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंदर पीपीसी भी है और सीआरपीसी भी है। फिर आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर आ जाता है आपके लीडिंग केसेस, जो कि 8 लीडिंग केसेस हैं। फिर आ जाता है आपका इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के बाद आ जाएगा आपका जूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर आपका इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी आ जाता है। कितने सब्जेक्ट्स बन गए, सीपीसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके कितने मार्क्स हैं 20, इसके कितने मार्क्स हैं 20, इसके 10 मार्क्स हैं, इसके भी 10 मार्क्स हैं, इसके भी 10 मार्क्स हैं, इसके भी 10 मार्क्स हैं, इसके 5 मार्क्स हैं, इसके 5 मार्क्स हैं, इसके भी 5 मार्क्स हैं, और इसके भी 5 मार्क्स हैं। टोटल हो गए आपके कितने 100 मार्क्स। कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से तैयारी करवाई जाए कि आपके एटलीस्ट जो है कितने 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी हो जाए। करना क्या है, करना यह है कि क्यूएसओ आज हम स्टार्ट करेंगे। अब क्यूएसओ के अंदर 166 आर्टिकल्स हैं, सीपीसी के अंदर आपके कुछ आर्टिकल्स हैं, और नियर अबाउट कोई जो है आपके 6 से 7 ऑर्डर बन जाते हैं, और उसके अलावा आपके कितने सेक्शंस बन जाते हैं, सेक्शंस बन जाते हैं आपके कोई 20 सेक्शंस बन गए। लीगल एथिक्स में आपका एक ही चैप्टर है, और चैप्टर को अगर काउंट करेंगे तो 2 पेजेस बनेंगे आपके। पीपीसी के अंदर आपके कितने चैप्टर्स हैं, पीपीसी के अंदर चैप्टर 2 चैप्टर 4 चैप्टर 16 5 चैप्टर्स हैं, और यहाँ पर कितने 11 चैप्टर्स हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपका चैप्टर 1 2 और फिर 3 चैप्टर 4 चैप्टर्स हैं इसके। लीडिंग केसेस के अंदर कितने केसेस हैं, 8 लीडिंग केसेस हैं। इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपका आईसीजे भी है और यूएन चार्टर। फिर आ जाता है जुरिस्प्रूडेंस की पूरी बुक है आपकी, और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की पूरी बुक है आपकी। अब किस तरीके से हमने गो थ्रू करना है, इन 3 महीनों के अंदर हमने किस प्लान के थ्रू आपको पढ़ाना है, ये आपके साथ अभी डिस्कस करता चलता हूँ। फिर उसके बाद हम अपने मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले क्यूएसओ के अंदर 166 आर्टिकल्स हैं, तो 166 आर्टिकल्स ही हमने पढ़ने हैं, एक भी आर्टिकल हमने छोड़ना नहीं है। और पढ़ने की स्ट्रेटेजी है कि बैरेक्ट आपके सामने ओपन हो, बैरेक्ट आपके सामने ओपन हो, क्लास अटेंड करने से पहले एक बार आपने बैरेक्ट को पढ़ना है, जो क्लास हमारी आज कंडक्ट होगी, और फिर क्लास एंड होने के बाद दोबारा से आपने बैरेक्ट पढ़ना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डे पे अगर कोई स्टूडेंट चाहे, ऑनलाइन कोई स्टूडेंट है, फिजिकल कोई स्टूडेंट है, तो ऑनलाइन अगर कोई स्टूडेंट चाहे मुझे टेस्ट देना चाहता है तो वो वर्बली भी मुझे टेस्ट दे सकता है, वो आर्टिकल्स को मुझे सुना सकता है, वो उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। सेकेंडली फिर आ जाएंगे हम किसकी तरफ, हम आ जाएंगे सीपीसी की तरफ। लेकिन सीपीसी की तरफ जाने से पहले क्यूएसओ का आपका एक फाइनल टेस्ट भी होगा। फाइनल टेस्ट से मुराद ये कि आपको मैं 100 एमसीक्यूज का एक टेस्ट बना के दूंगा, वेब जनरेटेड टेस्ट, जो कि कंप्लीटली क्यूएसओ बेस्ड होगा, और जिसके अंदर पास पेपर्स भी होंगे, जिसके अंदर आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी होंगे, और टोटली मैं कोशिश करूंगा कि खुद से मैं जो है बैरेक्ट से ही वर्डिंग कॉपी पेस्ट करूं, जिस तरीके से एचईसी करता है। अब एचईसी का जो पैटर्न है वो कोई कॉन्सेप्चुअल पैटर्न नहीं है, बल्कि क्या है, कॉपी पेस्ट पैटर्न है। वो बैरेक्ट से वर्ड्स को कॉपी करता है और फिर आपके सामने रख देता है, और पूछता है आपसे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड मिस है। डेफिनेट सी बात है, जब स्टूडेंट के सामने बैरेक्ट की वर्डिंग आती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये वर्ड्स तो मैंने बैरेक्ट के अंदर पढ़े ही नहीं थे, ये तो हमने लेक्चर के अंदर सुने ही नहीं थे, या ये हमने एमसीक्यूज के अंदर तो देखे ही नहीं थे। जब आप बैरेक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर आपके लिए चीज़ मुश्किल नहीं होगी। कहने का मकसद ये है कि कोशिश करेंगे कि हम इन 166 आर्टिकल्स को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स डिस्कस करें। अब 166 अगर आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर कोई नियर अबाउट कोई 90 आर्टिकल्स ऐसे बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स हैं। वो आर्टिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे याद हो गए। यहाँ पर मेरे पास बुक नहीं भी होती, फिर भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा देता हूँ। कहने का मकसद ये है कि पढ़ा कर मुझे चीज़ें याद हो गई हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को याद नहीं हो पाती। फिर भी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर
क्यूएसओ पढ़ते हैं सीपीसी भूल जाते हैं, दोनों पढ़ते हैं लीगल एथिक्स भूल जाते हैं, या फिर ये दोनों पढ़ते हैं तो फिर क्यूएसओ भूल जाते हैं। इसके लिए क्या करें? जाहिर सी बात है, जब आप एक सब्जेक्ट को छोड़ के दोबारा दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आते हैं तो प्रीवियस सब्जेक्ट आप भूल जाते हैं। इंसान की मेमोरी है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इंसान जो आपको आज पढ़ा रहा हूँ 2 दिन बाद आप ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए हमने एक और स्ट्रेटेजी याद रखनी है, मेमोरी पावर। करना कुछ इस तरीके से, देखें, चाहे लॉ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप रिपीटेशन नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें मेमोराइज नहीं होगी। क्यूएसओ मुझे नहीं आता, क्यूएसओ मुझे हरगिज़ नहीं आता अगर मैं उसको रिवाइज ना करूं। सीपीसी मुझे हरगिज़ नहीं आता अगर मैं उसको रिवाइज ना करूं। कहने का मकसद ये है कि लॉ टोटली बेस करता है रिपीटेशन पे। जितनी ज़्यादा बार आप रिपीट करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप मेमोराइज करने की चीज़ों को कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको बैरक की वर्डिंग याद हो जाए। अगर आप ये कहते हैं कि सर हमने क्यूएसओ पढ़ा और एक हफ्ते बाद हम भूल गए, इट मीन्स कि आपने उस एक हफ्ते के अंदर क्यूएसओ को रिवाइज नहीं किया, जिसकी वजह से आप क्यूएसओ भूल गए। 166 आर्टिकल्स हैं तो 166 आर्टिकल्स को लॉ गेट होने तक आपने एटलीस्ट 5 से 6 बार पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसके मार्क्स कितने हैं? 20 मार्क्स हैं, और 20 मार्क्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो 20 में से 18 तो ऑब्टेन कर ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। अच्छा, उसके बाद इसके भी कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं। अब इसके अंदर भी क्या करना है? इसके अंदर भी आपने जो सेक्शंस का पोर्शन है, 10 मार्क्स इसके सेक्शंस के होते हैं, तो 10 मार्क्स वाला जो सेक्शंस का पोर्शन है इसको भी आपने खुद से पढ़ना है। जब इसको खुद से पढ़ेंगे तो इसकी 2 क्लासेज ही होंगी, डेफिनेट सी बात है, पोर्शन बहुत ही छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 2 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। एक क्लास के अंदर हम जो है स्टार्टिंग के सेक्शंस डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर रिमेनिंग सेक्शंस डिस्कस कर लेंगे। और जो ऑर्डर्स का पोर्शन है, जैसे कि इसके अंदर ऑर्डर आ जाता है आपका 1 आ जाता है, 1 के अलावा 6 आ जाता है, 6 से 7 8 फिर 9 आ जाता है, फिर 39 है, फिर 39 के अलावा 41 है, फिर 43 है। देखें कितने ऑर्डर्स हो गए? 1 और 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर्स हो गए। तो 6 से 7 नहीं है, बल्कि कितने ऑर्डर्स हैं? 8 ऑर्डर्स हैं। इन 8 ऑर्डर्स के अंदर जितने जितने रूल्स हैं, सारे रूल्स मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। एक भी रूल मैं स्किप नहीं करूंगा, ठीक है? एक भी रूल मैं स्किप नहीं करूंगा। और बैरेट मेरे सामने ओपन होगा, बैरेट पढ़ के आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ये वर्डिंग लिखी है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इट मीन्स कि हम कॉन्सेप्चुअल भी लेके चलेंगे, साथ ही साथ हम बैरेट को स्मार्ट स्टडी भी करेंगे, ताकि कल कला को मेरी तरफ से ये ना हो कि कोई एक स्टूडेंट भी रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के, इस बार जो टेस्ट हुआ उसमें भी 99% आई स्कोर की, और सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स ही रह गए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हो गए। जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी वो भी पास हो गए, और जिससे उम्मीद थी वो बेचारे 1 2 रह गए। खैर, कोशिश क्या करनी है, आपने गिव अप नहीं करना, आपने दोबारा से रीस्टार्ट करना है, दोबारा से आपने स्टडी की तरफ वापस आना है। बीच में कुछ जो है ईद की छुट्टियां आ जाएंगी तो हम उसको स्किप कर देंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा से इसको कंटिन्यू वहीं से करेंगे जहाँ से हम स्किप करेंगे। खैर, आज हमारी फर्स्ट क्लास है कानून शहादत ऑर्डर की। तो कानून शहादत ऑर्डर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 3 तक डिस्कस करना है। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 3 तक डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह हम फिर उसके बाद आर्टिकल 4 से ऑनवर्ड चलेंगे, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 जब आप ओपन कर लेंगे, प्रिलिमिनरी, लेकिन प्रिलिमिनरी की तरफ जाने से पहले कानून शहादत ऑर्डर किस चीज़ के बारे में है? कानून शहादत ऑर्डर क्या कहता है? कानून शहादत ऑर्डर, कानून ए शहादत ऑर्डर 1984। सवाल ये आया, कानून शहादत ऑर्डर 1984 रिपील किस से हुआ? तो ये रिपील होता है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से। अब ये सवाल आ जाए, उलट कर दे इसको कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 किससे कब रिपील हुआ? तो वो रिपील होता है 1984 के अंदर। फिर दूसरा सवाल, कानून शहादत ऑर्डर किससे रिलेट करता है? कानून शहादत ऑर्डर आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना सिखाता है? तो वो आपको सिंपली ये बताता है किसने गवाही दी, कौन गवाही दे सकता है, ठीक है? उसके अलावा गवाही किस चीज़ से रिलेट करेगी, कौन गवाही नहीं दे सकता, सही है? फिर उसके बाद आ जाएगा 12 सबूत किस पर होगा। पूरा का पूरा कानून शहादत ऑर्डर किस चीज़ से रिलेट कर रहा है? गवाहियों के बारे में। गवाही किसके मुतल्लिक होगी, ओरल होगी, डॉक्यूमेंट्री होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आपका कानून शहादत ऑर्डर डिस्कस करता है, ठीक है? उसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ? उसके बाद हम आ जाएंगे आपके नेक्स्ट इसका जो है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट। दिस ऑर्डर मे बी कॉल्ड, अच्छा यहाँ पर सवाल मे और शल, मे शल, मे के अंदर क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। अगर कोई और ऑप्शन है तो मे का वर्ड, शल मीन्स मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर
ऑप्शंस के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है कोर्ट के पास, तो फिर मैंडेटरी प्रोविजन है, कोर्ट उसको फॉलो करेगी ही करेगी। कानूनी शर्त में भी ऑर्डर इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज। इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन का मतलब ये कहाँ कहाँ पर कानूनी शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ पर कानूनी शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कानूनी शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल कहाँ नहीं होगा, फैमिली केसेस, और सेकेंडली आर्बिट्रेशन। इन दो पर कानूनी शहादत ऑर्डर हरगिज़ एप्लीकेबल नहीं है। इससे हटके जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे कोजाई जुडिशियल हो, चाहे जो है आपकी ट्राइब्यूनल की हो, किसी भी किस्म की अगर कोई भी प्रोसीडिंग है तो वहाँ पर कानूनी शहादत ऑर्डर आपका एप्लीकेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ से रिलेट करता है, नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है वेयर इट डज नॉट अप्लाई बिफोर द आर्बिट्रेशन, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है आपकी डेफिनेशंस, इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन के अंदर सबसे पहले आ जाती है कि क्या आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है आपकी कोर्ट, कोर्ट के बाद फिर क्या आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर आ जाएगा आपका एविडेंस, और एविडेंस के बाद आ जाएगा आपका फैक्ट, फिर आ जाएगी इलस्ट्रेशन। अब देखें कोर्ट क्या है, कोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पर कुछ और होगी, कोर्ट की डेफिनेशन पीपीसी के अंदर कुछ और होगी। यहाँ पर जो कोर्ट की डेफिनेशन है एज पर क्यूएसओ, एज पर क्यूएसओ कानूनी शहादत ऑर्डर जो हमारी कोर्ट की डेफिनेशन है वो क्या कह रहे हैं, इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। मतलब पहले ही उसने क्लियर किया कि आर्बिट्रेशन पर तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं, तो यहाँ पर भी उसने क्या क्लियर किया कि एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। फिर क्या बात करता है, फिर बात करता है आपका लीगली बाउंड और लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। कोर्ट मतलब कि कोई भी शख्स जो क्या हो, जो लीगली अथोराइज हो, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो जो है आपका एविडेंस ले सके, तो वो क्या है, वो कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर काउंट हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बारे में क्या बताया गया, डॉक्यूमेंट के बारे में उसने सिंपली क्लियर किया, और इसका क्रॉस रेफरेंस क्या है, इसका क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 29 पीपीसी। जब सेक्शन 29 पीपीसी आप ओपन करेंगे, सेम एज इट इज़ डेफिनेशन वहाँ पर मेंशनड है। कौन सी डेफिनेशन मेंशनड है, यहाँ पर जो बात लिखी है वही वहाँ पर लिखिए कि एक्सप्रेस ऑन एनी फिगर एनीथिंग एनी सब्सटेंस। किसी भी चीज़ पर अगर कोई भी बात लिखी, किसी भी जगह पर कोई बात लिखी है, बोर्ड पर अगर कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, ये भी एज पर कानूनी शहादत ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स है। फिर आ जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका के एविडेंस। एविडेंस के अंदर आपने चीज़ें क्या याद रखनी है, एविडेंस के अंदर याद रखना है कि ऑल स्टेटमेंट्स का वर्ड, और ऑल स्टेटमेंट्स के बाद आपने याद रखना है ऑल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि स्टेटमेंट्स जहाँ पर वो स्टार्ट करे कि ऑल स्टेटमेंट्स, या स्टेटमेंट को हटा दे और ऑप्शंस के अंदर दे दे ऑल स्टेटमेंट्स द कोर्ट परमिट्स टू रिक्वायर टू बी मेड बिफोर एनी विटनेस। तो स्टेटमेंट्स की अगर बात आएगी तो ये क्या है, ये बात करता है आपके ओरल एविडेंस की, और जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाएगी तो वो बात करता है आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। यहाँ तक क्लियर है। मतलब जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है, और जहाँ पर ओरल की बात की जा रही है तो वो आपके स्टेटमेंट्स ओरल से कंसर्न्ड है। उसके बाद फैक्ट, फैक्ट का मतलब हकीकत। फैक्ट क्या है और फैक्ट की काइंड्स कौन कौन सी हैं, एक होता है फैक्ट इन इशू, एक होता है रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट क्या है, फैक्ट मतलब हकीकत। फैक्ट के बारे में उसने सिंपली हमें ये क्लियर किया कि इंक्लूड्स एन स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने किसी को जो है नशा करते हुए देखा। अब नशा करते हुए देखा इट मीन्स कि मैं देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। अगर मैं कहता हूँ मैं खुद अंधा हूँ और मैंने किसी के मुंह से अल्कोहल की स्मेल सूंघी, इट मीन्स कि मेरे सेंसरी नर्व्स जो हैं वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, फैक्ट हमें इस चीज़ के बारे में बात करता है। फिर आ जाएगा आपका क्या, फिर आ जाएगा आपका जो है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 बात करता है किस चीज़ की, बात करता है हु मे टेस्टिफाई। आर्टिकल 3 हु मे टेस्टिफाई। हु मे टेस्टिफाई का मतलब क्या है, हु मे टेस्टिफाई, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो है आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। यहाँ पर कुछ और बात की जाएगी, आर्टिकल 17 के अंदर कुछ और बात की जाएगी, लेकिन हमने अभी फिलहाल आर्टिकल 3 ही डिस्कस करना है, आर्टिकल 3 को ही समझना है। आर्टिकल 3 क्या बात करता है, आर्टिकल 3 कहता है कि कौन गवाही दे सकता है कानूनी शहादत ऑर्डर के तहत। सबसे पहले बात की गई ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। क्या बात की गई, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। फर्दर उसने फिर एक जो है कंडीशन इंपोज कर दी। वो कौन सी कंडीशन थी, ये एक कंडीशनल क्लॉज है। कौन सी कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि इफ़ ही कैन
understand and give the rational answer. All persons shall be competent to testify unless the court considers. वर्ड्स याद रखना है, कौन से वर्ड्स आपने याद रखना है? सबसे पहले all persons shall be, मतलब मैंडेटरी है कि सारे के सारे लोग गवाही दे सकते हैं। फिर बात करेगा अनलेस की, मतलब उसने एक कंडीशन इम्पोज कर दी। कौन सी कंडीशन थी? कि द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, मतलब वो प्रिवेंटेड हैं कि वो सवाल को सही तरीके से समझ सकते हैं, पुट टू देम, जो उनके सामने रखा गया, एंड फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू द क्वेश्चन बाय टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज और बॉडी और मेंटल एज। मतलब कहने का मकसद ये है कि कानून शहादत ऑर्डर ने सिंपल ये कहा कि हर शख्स गवाही दे सकता है अगर वो कोर्ट की बात को समझे और उसका दुरुस्त जवाब दे सकता है, तो वो क्या कर सकता है, वो आपका गवाही के लिए एक्सेप्टेबल है। चाहे फिर वो बच्चा हो, चाहे फिर वो बूढ़ा हो, चाहे फिर वो मेल हो, चाहे फिर वो फीमेल हो, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, चाहे फिर वो नॉन मुस्लिम हो, उसके लिए कोई कंडीशन तो इम्पोज की ही नहीं, बस उसने सिंपली ये कंडीशन इम्पोज कर दी जो कि अनलेस के साथ स्टार्ट हुई थी कि इफ़ ही कैन अंडरस्टैंड एंड गिव द रैशनल आंसर सो ही इज़ कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। उसके दोबारा कोई और उसने मजीद बात की ही नहीं। फिर उसके बाद क्या बताया कि प्रोवाइडेड इट द पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई ही हैज़ कन्विक्टेड फॉर द पर्जरी। अब पर्जरी कहाँ लिखा है? जब आप ओपन करेंगे पीपीसी के अंदर 190 से लेके 200 पीपीसी। अब इतना डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं कि आप ये भी ओपन कर लें, क्योंकि ये आपका लॉगेट का हिस्सा नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो इसके अंदर बताया गया पर्जरी के बारे में। पर्जरी क्या है? पर्जरी एक ऐसा जुर्म है जब आप कोर्ट के अंदर झूठी गवाही देंगे, तो झूठी गवाही देने पर आपके ऊपर जो ऑफेंस अलेज होगा वो होगा पीपीसी का सेक्शन 190 से लेकर 200 तक। वो देखा जाएगा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, ठीक है। अगर कोई शख्स क्या है, अगर कोई शख्स पर्जरी में मुलविस है तो वो गवाही नहीं दे सकता। फर्दर प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन शैल नॉट अप्लाई। फिर ये प्रोविजन किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? ये प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा अबाउट होम द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज रिपेंडेड और मेंडेड हिज वेज। अब वर्ड आपने दो याद रखने, कौन कौन से वर्ड? रिपेंडेड, रिपेंडेड और मेंडेड हिज वेज। जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमने नोट्स खुद से बनाने, तो खुद से नोट्स बनाने के लिए जो कीवर्ड्स मैं बताता जा रहा हूँ, ये कीवर्ड्स आप नोट डाउन करना शुरू कर दें। सही है, कीवर्ड्स आप नोट डाउन करना शुरू कर दें। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा कि आपका शैल नॉट अप्लाई फॉर द पर्सन टू होम द कोर्ट इज सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। इसके बावजूद भी कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट एज पर द कुरान एंड सुन्ना देखेगी कि क्या ये शख्स जो है कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या बताया? द लुनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। एक्सप्लेनेशन भी आपने पढ़नी है, आपने एक्सेप्शंस भी पढ़नी है, और आपने बैरक के अंदर जो इलस्ट्रेशंस हैं ये सब की सब भी पढ़नी है, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना इस बार, आपने कोई अपनी तरफ से कोताही नहीं छोड़नी इस बार, आपने कोई अपनी तरफ से किसी किस्म की कसर नहीं छोड़नी लॉगेट के टेस्ट में अपेयर होने की। आप ये ना कहें कि सर हमने ये पोर्शन छोड़ दिया था, हमने इंटरनेशनल लॉ के आईसीजे को नहीं पढ़ा, इवन दो यहाँ से भी कितने 2 मार्क्स है, तो ये 2 मार्क्स भी आपने नहीं छोड़ना। आपने 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी इन 3 महीनों के अंदर। ये उन स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ जिनकी 2nd, 3rd, 4th, 5th अटैम्प्ट है, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है? कोशिश क्या करनी है, इस बार आपने एनी हाउ पास करना ही करना है। कोई सेकंड ऑप्शन ना हो कि नहीं इस बार नहीं होगा तो अगली बार, ये आखिरी बार है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या जाता है? उसके बाद आ जाता है अनलेस ही एज प्रिवेंटेड फॉर हिज लुनेसी। जब तक वो लुनेसी से प्रिवेंट नहीं होता तब तक वो इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। खैर इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कहने का मकसद सिंपल इतना। आर्टिकल 3 को अगर आपने समझ लिया, आर्टिकल 3 ने क्या बात की थी कि हर शख्स गवाही दे सकता है। क्या? हर शख्स गवाही दे सकता है अगर वो कोर्ट की बात को सुने, समझे और उसका दुरुस्त जवाब दे सके, फिर उसकी एक्सेप्शन की एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो पर्जरी में मुलविस है तो वो झूठी गवाही, पर्जरी में मुलविस है तो फिर वो गवाही नहीं दे सकता। फिर उसके बाद क्या बताया कि अगर कोई शख्स क्या कर जाए, रिपेंड कर जाए और मेंडेड हिज वेज, यानी कि वो अपने रास्ते पे दोबारा आ जाए, कोर्ट से माफ़ी तवलाफ़ी कर ले और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए। ये नहीं है कि उसने रिपेंड कर दिया, मेंडेड हिज वेज कर दिया तो बस ठीक है, अब वो गवाही दे सकता है। आगे फिर ये भी बात की गई कि मेंडेड हिज वेज करने के बाद भी कोर्ट कंसीडर करेगी कि आया कि अब ये कॉम्पिटेंट है नहीं है, कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है, सही है। फिर उसके बाद वो गवाही दे सकता है, ठीक है। फिर ये हमारा आर्टिकल 3 यहाँ पे हो गया क्लोज। लेकिन आर्टिकल 3 को अगर हम क्रॉस करें तो आर्टिकल 17 इसके साथ डील करता है। आर्टिकल 17 बात करता है कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस। लेकिन ये देखे जाएंगे किसमें? हुदूद केसेस के अंदर। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको हम डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्रिविलेज प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन के बारे में।
इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक आज हमने पढ़ना क्या था, आज हमने समझना क्या था, आज हमने सिर्फ और सिर्फ 3 आर्टिकल समझे। जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, क्लास एंड होने के बाद आपको कोशिश करूंगा कि वो खुद से भी रिवाइज करना। आर्टिकल 1 के अंदर क्या था, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। आर्टिकल 2 के अंदर क्या था, इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 2 सेक्शन 2 हमेशा बात करता है डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी थी, कोर्ट क्या कहता है कि कोई भी शख्स जो आपका मैजिस्ट्रेट है या फिर मैजिस्ट्रेट के जो अथोराइज टू टेक एविडेंस है, तो वो क्या है, वो आपका कोर्ट के अंदर काउंट होता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या बताया कि कोई भी चीज़, लेटर, फिगर, किसी भी चीज़ पे, दीवार पे, पत्थर पे कुछ बात लिखे तो वो क्या है, वो आपका डॉक्यूमेंट है। एविडेंस 2 काइंड से, एक है ओरल और एक है डॉक्यूमेंट्री। जहाँ स्टेटमेंट की बात आएगी वो ओरल में काउंट होगा, जहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी वो किस में काउंट होगा, वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर काउंट होगा। उसके बाद फैक्ट क्या है, फैक्ट एनीथिंग बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस इज कॉल्ड फैक्ट। उसके बाद फिर आर्टिकल 3 डिस्कस किया, होम टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। ये हमारा आज का सिंपल टॉपिक था, जिसके अंदर आज हमने सिंपली कितने आर्टिकल, 3 आर्टिकल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है प्रिविलेज प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बैरक पढ़ना समझना बहुत ही मुश्किल है, तो वो भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन रेज होता है, तो वो भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। सेकेंडली, इन द बिगनिंग दोबारा से यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करें किस पर, बेयर एक्स। बस ये बेयर एक्स पर फोकस कर लें, अप टू डेट बेयर एक्स परचेज कर लें, कहीं से भी परचेज करें। नहीं है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे PDF सेंड कर दूंगा। खैर, बेयर एक्स हट के किसी किस्म के नोट्स, किसी किस्म के MCQs, किसी किस्म के कोई गाइड वगैरह परचेज करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। लॉगेट इज़ ऑल अबाउट बेयर एक्स। जितना ज़्यादा बेयर एक्स पर कमांड हासिल करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आप मार्क्स ज़्यादा हासिल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ लें।